Hello friends, this is the fourth video lecture of Hindu law series. So today we will discuss what are the essentials of a valid Hindu marriage. तो ये जो वैलिड हिंदू मैरिज के जो कंडीशंस हैं या एसेंशियल्स हैं ये सेक्शन 5 ऑफ HMA में गिवन है. सो व्हाट डज सेक्शन 5 ऑफ HMA says? It says that a marriage may be solemnized between two Hindus if the following conditions are fulfilled. तो देखिए इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि it should be between two Hindus. तो ये जो section 5 it will be applicable on the marriage in which both the parties are Hindus. तो हिंदू होना must है. Secondly, a marriage may be solemnized. What does the word solemnized mean? It means that the marriage has to be solemnized by the ceremonies or the customs of either of the parties. तो अगर ये मैरिज सोलेमनाइज नहीं होती है बाय द सेरेमनीज और द कस्टम बाय ईदर ऑफ द पार्टी देन इट विल नॉट बी अ मैरिज एट ऑल. तो मैरिज का सोलेमनाइजेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जैसे कि दो लोगों ने सिर्फ गार्लैंड एक्सचेंज करके कर ली मैरिज और वो उनके कस्टम और सेरेमनीज के हिसाब से एक प्रॉपर वे नहीं है, एक प्रॉपर कस्टम या सेरेमनी नहीं है मैरिज के लिए, देन इट विल बी नो मैरिज एट ऑल. ठीक है. सो ये जो है कि क्या क्या सेरेमनीज हो सकती हैं सोलेमनाइजेशन की और क्या क्या कस्टम्स होते हैं, दैट इज गिवन इन सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. वो उसके बाद के वीडियो में वी विल डिस्कस. तो आज के वीडियोस में वी विल जस्ट सी कि जो सोलेमनाइजेशन होता है मैरिज का, उसके लिए सोलेमनाइजेशन होने के लिए क्या कंडीशंस है. जो सोलेमनाइजेशन में जो सेरेमनीज होती हैं, जो एसेंशियल्स हैं, वो हम लोग सेक्शन 7 में देखेंगे. बट टू हिंदूज का होना पहले इंपॉर्टेंट है और क्या क्या कंडीशंस का इंपॉर्टेंट है, देन ओनली अ वैलिड हिंदू मैरिज कैन सोलेमनाइज. तो वो क्या क्या कंडीशंस है. तो पहली कंडीशन है कि नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज. तो दोनों पार्टी का कोई भी स्पाउस वो लिविंग नहीं होना चाहिए. अगर हस्बैंड है तो उसकी कोई और वाइफ पहले से लिविंग नहीं होनी चाहिए. देन व्हाट विल हैपन, द सेकंड मैरिज व्हिच ही इज डूइंग नाउ, इट विल बिकम वॉइड ab initio automatically. Okay, so this provision somewhat prohibits bigamous marriage. It prohibits the bigamous marriage. Okay, now this second point is that at the time of marriage neither party is incapable of giving valid consent to its consequence of unsoundness of mind. तो दोनों पार्टी का वैलिड कंसेंट होना इंपॉर्टेंट. अगर एक भी पार्टी का वैलिड कंसेंट नहीं है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन लाइक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के वजह से उन्होंने वैलिड रीजन नहीं दिया, ठीक है, देन दैट मैरिज विल नॉट बी सोलेमनाइज्ड. तो ये वैलिड कंसेंट होना ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज. Now the second is, though capable of giving a valid consent, has been suffering from a mental disorder of such kind or to such extent as to be unfit for marriage and procreation. तो अगर कोई किसी भी पार्टी को एक कोई मेंटल ऑर्डर है, then also that marriage will be void. अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है वो भी इस लेवल का है कि इट मेक्स द पार्टी अनफिट फॉर द मैरिज, यू नो, टू मेंटेन दी सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस इन दी मैरिज. अगर वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता, उसको उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी भी नहीं है कि वो डेली मैरिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वही नहीं निभा सकता है, देन दैट मैरिज विल नॉट बी अ वैलिड मैरिज. तो ये कंडीशन होना जरूरी है दैट द पार्टी शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच लेवल विच मेक्स देम अनफिट फॉर द मैरिज और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. ओके, नाउ द third point is that has been subject to recurrent attacks of insanity. ठीक है. सो अगर उनको कोई किसी भी पार्टी को recurrent attack of insanity है, then that will also not lead into a valid marriage. अब इसमें ये जो third point है, it is important. This third point is that the bridegroom has completed the age of 21 years and the bride has the age of 18 years. तो ये मिनिमम एज बताता है ब्राइडरूम का और ब्राइड का. तो somewhat this provision it restricts the child marriages. तो ये child marriages को restrict करता है. बट अगर इसके अगेंस्ट मैरिज हुई है
then such marriage will neither be void nor be voidable. ठीक है, ये इस एक्ट में है, बट इट एटलीस्ट रिकॉग्नाइजेस कि मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए. ठीक है. नाउ द फोर्थ कंडीशन इज दैट द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स. तो जो भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स हैं उनमें नहीं होने चाहिए. अगर कोई कस्टम वो चीज अलाउ करता है देन ओनली सच मैरिज विल बी वैलिड, और वो कस्टम्स बहुत समय से होना चाहिए, देन ओनली दैट सच मैरिजेस विल बी वैलिड. प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मामा या भांजी शादी नहीं कर सकते हैं. ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होते हैं. बट अगर कस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे साउथ में एक स्टेट है वहां पे मामा भांजी की शादी हो सकती है, तो अगर कोई कस्टम इस चीज को अलाउ करता है देन ओनली दैट मैरिज विल बी वैलिड. एंड द पार्टीज आर नॉट सपिंदास ऑफ ईच अदर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सपिंदास क्या होता है? सो देखिए, जो सपिंदा रिलेशनशिप होता है ना, ये इसमें गिवन है कि व्हाट इज सपिंदा रिलेशनशिप. सपिंदा रिलेशनशिप जो होता है इट एक्सटेंड्स एज फार एज द थर्ड 3 जनरेशन फ्रॉम द लाइन ऑफ मदर, और 5 जनरेशन 5 generation from the line of the father. तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन एक्स इज देयर, तो वो अपने मदर के साइड से लाइक एक्स मदर, एक्स ग्रैंड मदर और एक्स ग्रैंड मदर, तो ये इस इंक्लूडिंग एक्स इट विल बी फर्स्ट, इट विल बी सेकेंड, इट विल बी थर्ड. तो अपने मदर के साइड में वो 3 जनरेशन तक मैरिज नहीं कर सकता. लाइक ही कांट मैरी हिज ओन मदर, हिज ग्रैंड मदर. ठीक है, सो ही कांट मैरी देम. और अपने फादर के साइड से टिल 5 जनरेशन, लाइक फादर, फादर्स फादर, फादर्स फादर्स फादर्स, एंड देन फादर्स 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 फादर्स. So X will be the first, father will be the second, father will be the third, this will be fourth, and this will be fifth. So from 5 generation above him, like including him, 5 generation through father and 3 generations through mother. ये जो relationships हैं ये सपिंदा में आते हैं. They are the सपिंदा. अगर इन्हीं relationship में कोई common ancestral भी है, then also they can't marry. For example, if F is there, he has FS and FS1, then he has FD, he has FS. Now they both also can't marry. Why? Because it is within a common ancestral which is within the 5 generation rule. See, for the son it is 1, 2 and 3, and for the daughter it is 3. It will be 3 only because it is on the father's side. So 1, 2, 3. So they both are within the sapinda relationship. So they can't marry. Okay. तो कोई common ascendant नहीं होना चाहिए within 5 generation from the father's side or 3 generations from the mother side. Okay. And now what are the degrees of prohibited relationships? So पहला तो इसमें यही है कि लीनियन असेंडेंट नहीं होना चाहिए. इफ द वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियन असेंडेंट, तो जैसे एक्स है, तो अगर इसके फादर की वाइफ हो या फादर्स की कोई वाइफ हो, अपनी दादी से मैरिज नहीं कर सकता. ये भी आपके सपिंदा में ही आ जाता है. बट उनके स्पाउसेस से भी नहीं. सपिंदा में तो ये रिलेशंस आएंगे ना, बट उनके स्पाउसेस से भी आप शादी नहीं कर सकते. ठीक है. If one was the wife of the brother or father's or mother's brother or of grandfather's or grandmother's brother, even ये इनके spouses से भी नहीं और इनके भाई बहन से भी नहीं. लाइक बुआ भतीजा की शादी नहीं हो सकती, मामा भांजे की शादी नहीं हो सकती. ये सब भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है. ठीक है. सो लाइक one can't marry his own father's sister, or one can't marry his own mother's sister or brother. Okay. Now we have the fourth point. If the two are brothers and sister, uncle and niece can't marry, brothers and sisters can't marry, aunt and nephew can't marry. ठीक है. They also can't marry. Even you can't marry your brother's wife. ठीक है, वो भी आपके prohibited relationship में
आता है, ठीक है। सो दीज आर दी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। तो अब तक हमने क्या देख लिया कि द पर्सन द मैरिज विल बी सोलमनाइज्ड इफ कोई भी पार्टी के स्पाउस नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी अ बाइगेमस मैरिज, और वैलिड कंसेंट होना चाहिए, it should not be, the consent should not be out of unsoundness of mind, there should be no mental disorder, there should be no recurrent attack of insanity, minimum age 21 and 18 years, it should not be within the prohibited relationship, and it should not be within the sapinda relationship. अगर कोई कस्टम उसको अलाउ करता है, वो कस्टम सालों से चला आ रहा है, then only it will be allowed, okay? इसमें एक टी शिव कुमार केस में ये दिया था कि एज पर सेक्शन 11 अगर कोई भी मैरिज 5 सबसेक्शन 1, 4 या 5 में होती है, देन इट विल बी अ वॉइड एब इनिशियो। तो 5 सबसेक्शन 1 इज बाइगैमस मैरिज अगर कोई होती है, 4 इज अबाउट द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, एंड 5th इज अबाउट द सपिंदा रिलेशनशिप। तो अगर बाइगैमस मैरिज, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप या सपिंदा रिलेशनशिप होती है, देन इट विल बी वॉइड एब इनिशियो, एंड अ डिग्री ऑफ नलिटी will be obtained that will declare the marriage annulled. Even though degree of nullity हम बाद में ले लें, लेकिन वो मैरिज void ab initio होगी from the like वो मैरिज जब से हुई उसी समय से वो void होगी। डिग्री of nullity is important for the maintenance purposes, ठीक है। जो सेरेमनीज है वो सेक्शन 7 में गिवन है। सो टू मेक अ मैरिज properly solemnized, whatever these ceremonies are required, that is given under section 7. If those ceremonies are not performed, then there is no marriage at all, okay? Now इसमें एक केस है बहुत इंटरेस्टिंग, बादशाह वर्सेस उर्मिता बादशाह गोडसे। इसमें क्या हुआ, एक मान लीजिए एक हस्बैंड, उसने एक वाइफ से अपनी शादी करी, ठीक है, बट ये लोग साथ रह रहे हैं आराम से। एक दिन क्या होता है, कुछ महीने बाद जो इसकी फर्स्ट वाइफ है W1 वो आ जाती है, ठीक है, वो कहती है तो मेरा हस्बैंड है। तो क्योंकि इसकी पहले शादी हो चुकी थी W1 से, तो द सेकंड मैरिज विल बी व्हाट, इट विल बी वॉइड बिकॉज इट इज अ बाइगैमस मैरिज, बट W वाज नॉट नोइंग ऑफ द अर्लियर मैरिज, ठीक है। तो इसके साथ तो फ्रॉड हो गया, इसको तो पता ही नहीं था कि इसकी पहले शादी हो चुकी है। अब क्या हुआ, ये दोनों साथ में रहने लग गए, बिकॉज W वाज हैविंग नोवेयर टू गो, वो कहाँ जाती, और इसकी जो मैरिज है वो भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। So she got so much ill treatment from W1 and H, okay, and then later on जब उसको बहुत ill treatment हो गया, then she left the home. Now she was demanding for the maintenance under section 125 of CRPC, ठीक है। तो मेंटेनेंस के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी मैरिज तो होनी चाहिए। अगर आपका हस्बैंड छोड़ रहा है, आपकी मैरिज तो होनी चाहिए। यहाँ हस्बैंड ने ये प्ली लिया कि ये मैरिज ही वॉइड है। क्यों वॉइड है, क्योंकि मेरी तो पहले मैरिज हो चुकी थी, एंड वंस द मैरिज हैज बीन डन, द सेकंड मैरिज इज ऑफ नो सब्सटेंस। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 125 है, ये बात सही है कि ये मैरिज वॉइड, ये मैरिज वैलिड नहीं है, तो सेकंड मैरिज है, बट सच वाइफ कैन क्लेम फॉर मेंटेनेंस इफ शी वाज नॉट नोइंग ऑफ द अर्लियर मैरिज। अगर वो पहले इसकी मैरिज हो चुकी बात नहीं जानती थी, देन शी कैन क्लेम फॉर मेंटेनेंस। ये एक बहुत जनरल रूल पे बेस्ड है दैट वन कैन नॉट बी अलाउड टू टेक बेनिफिट्स ऑफ हिज ओन रॉन्ग। सो एच हियर कैन नॉट बी अलाउड टू टेक बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग, बिकॉज ऐसे क्या होगा कि किसी ने भी फर्स्ट शादी करी और वो किसी और को बेवकूफ बना देगा, किसी और को, एंड देन ही विल मैरी हर सेकेंड टाइम, और बाद में छोड़ देगा, एंड देन ही विल से सिंस द सेकंड मैरिज इज वॉइड, देयरफॉर आई वोंट pay for maintenance. That is why court said that the second wife, even though the marriage was void, can claim for maintenance if she was not aware of the earlier marriage. तो यही all together था regarding section 5. इसमें ये valid marriage के क्या क्या conditions है. There must be a valid consent. There should not be a bigamous marriage. There should not be a mental disorder or insanity. Minimum age दिया हुआ, should not be a prohibited relationship, and it should not be within Sapinda relationship. So thank you all.